हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इनसाइट आईएएस की है। तो अप्रैल मंथ की चल रही है, काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि अप्रैल मंथ में करंट अफेयर्स है। और जो हम लोग अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स वीज एंड आईएएस की डिस्कस किए, उसी से कुछ टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस आपको एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्विज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पॉलिटी की। और यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन और क्वारंटीन ये करंट लिस्ट के अंदर आती है। सेकेंड है कि जो प्रिवेंशन है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, वो भी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ये जो आपका मूव करता है, ये आपके किस में है, ये आपकी जो है यूनियन लिस्ट में। यानी कि आप लोग देखते हो कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये आपका कोविड-19 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपकी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए कि इस तरीके से आपका डिजीज़ स्प्रेड ना हो, ये आपका टर्म्स किसके अंदर आता है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो वैसे भी आप लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट। तो यहाँ पे आपको बतानी है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं आपको कितना याद है कि नहीं। तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर टिक मार्क कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आंसर बताती हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। बात बताऊँ मैं यहाँ पे, इंटर स्टेट माइग्रेशन और क्वारंटीन, ये दोनों हमारी जो है ये सेंटर लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं आती है। और वही अगर हम लोग बात करें कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो एक स्टेट यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो अपने बॉर्डर को सील करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो उसी समय आप लोग देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट जो है ना अपने बॉर्डर को सील कर दिए थे, और वो नहीं चाहते थे कि लोग जो है दूसरे स्टेट से माइग्रेट होकर उनके स्टेट में आए। तो ये आपका कंप्लीटली किसके अंदर हो गया, तो स्टेट लिस्ट के अंदर हो गया, ना कि यूनियन लिस्ट के अंदर हो गया। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गई। ओके, यहाँ पे केरल का ही आप लोग देख सकते हो कि केरल का बहुत ज़्यादा यहाँ स्टार्टिंग का फेज़ बताया जा रहा है कि केरल में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था कर्नाटक वाले को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने बॉर्डर को सील कर दिया था, जिससे कि ये कोविड-19 की केसेस और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। साथ ही इंटर स्टेट माइग्रेशन और जो क्वारंटीन है ये यूनियन लिस्ट में आती है। वही अगर हम लोग प्रिवेंशन देखें कि कोई इन्फेक्शन आपकी स्प्रेड ना हो, ये कंकरेंट लिस्ट में आपका आता है। सॉरी, ये स्टेट लिस्ट नहीं, ये आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। ओके, मैं यहाँ पे स्टेट लिस्ट बोल दी थी ना, ये वाली। यस, ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों कर सकते हैं, स्टेट भी कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल। और यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा ये सेट किया गया था। सेकंड है कि ये आपका फॉर्म किया गया है किसके रिकमेंडेशन पे, तो सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे। थर्ड है कि आपका हेड किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट बताइए कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग देखिए कि इंटर स्टेट काउंसिल बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये इसको बनाया गया था। जी नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छे खासे आर्टिकल के अंदर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, और ये आर्टिकल है 263। तो फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट है, और जैसे ही आप फर्स्ट को एलिमिनेट करोगे, सॉरी, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके देखिए, यही गलती होती है आपके एग्जाम के टाइम में भी। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड आप लोग देख सकते हो, सेकंड में कहा जा रहा है कि ये आपका किसके रिकमेंडेशन पे आया, तो सरकरिया कमीशन के रिकमेंडेशन में आया, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप लोग बी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको यूनियन होम मिनिस्ट्री इनको हेड करती है। तो ये तो अगेन ही बहुत अजीब सा बात हो गया, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना ही होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हेड करते, यूनियन होम मिनिस्टर नहीं आते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखो कि आर्टिकल 263 के तहत जो है इंटर स्टेट काउंसिल को मेंशन किया गया है। अब आइए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन है। 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, आपको बताना कि ये न्यूज़ में था। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। फर्स्ट है यहाँ पे 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया था। सेकंड है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। और थर्ड यहाँ पे कि रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, वो भी लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। फोर्थ यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ सर्टेन स्टेट में एबॉलिश करने के लिए यहाँ पे आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग देखिए बिल्कुल वाहियात है। ऐसा नहीं है, जब भी आपको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी भी स्टेट में एबॉलिश करनी है तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। इसके लिए कोई आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का तो बिल्कुल
बिल्कुल ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी ऐसी काम है जो कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा होती है, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा होती है, और कौन कौन सी ऐसी काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किया जाता है, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो रिसेंट है, आपका करंट अफेयर्स है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये है सी। इट मीन्स कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो यहाँ पे रिजर्वेशन होती है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, तो उसको ये एक्सटेंड किया गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्सटेंड किया जाता है हर बार, तो इस बार जो है 104th अमेंडमेंट किया गया है और ऑफिशियली इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 कहा जा रहा है, जिसमें कि जो डेडलाइन था, ये डेडलाइन आपका जो है 2020 में एक्सपायर होने वाला था, 26 जनवरी 2020 में। हर साल क्या होता है ना, हर साल नहीं, ये आपका जो है हमेशा स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस तरीके का रिजर्वेशन देने का एक ही फंडा था कि किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले लोगों को जो है ना अपलिफ्ट करना है, एक इक्वालिटी लेकर आना है हमारे सोसाइटी में। कहीं से भी ये भेदभाव नहीं हो सके कि यहाँ पे आपके शेड्यूल कास्ट के लोग पीछे रह गए, जनरल कास्ट के लोग आगे बढ़ गए। तो एक इक्वालिटी लाने के लिए इस तरीके का जो है आपका रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था। तो इसको हर बार जो है अमेंड करके 10 साल के लिए इंक्रीज़ किया जाता है। तो 2020 में ये आपका यहाँ पे ख़त्म होने वाला था, क्योंकि इलेक्शन आगे होगी, तो इसलिए इसको आपका बढ़ाकर अब यहाँ पे 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, ये जो अमेंडमेंट है आप देखोगे कि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ रिजर्वेशन है, जो कि 2 लोकसभा सीट आपका रिजर्वेशन किसके लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, तो इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो प्रैक्टिस है नॉमिनेट करने का 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, तो इसको यहाँ पे आपका नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बेसिक स्टैटिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है हमारे इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स है जिसको कि कभी भी ना ही अल्टर किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक है जो कि आपका इंक्लूड है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, या फिर वेलफेयर स्टेट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रखी गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को पता होना चाहिए, रट्टा मार लीजिए, जो किताब में आपके लिखी है ना पॉलिटी की बुक में, आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स में कुछ आपकी पॉइंट्स लिखी हुई है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये सारे टॉपिक्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही फेमस आपकी जजमेंट है केशवानंदन भारती केस में, जिसमें ये निकल कर आया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसको कभी भी अल्टर नहीं किया जाएगा, कभी भी इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग केशवानंद भारती जी से देखें तो इनके बाद क्या हुआ, क्या कौन कौन सी यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स के टर्म में रखा गया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ पे, सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ये सब अलग है, फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, सॉवरेन है, डॉक्ट्रिन रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ब्रिटिश भी इसी को अडॉप्ट करते थे, तो हमने भी इसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसकी जितनी भी फीचर्स थी वो काफ़ी फीचर्स यहाँ पे हमारी इंडियंस को फैमिलियर थी। और प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, वेलफेयर स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रिटिक्स जो डॉक्ट्रिन के थे उनको यहाँ पे अंडर डेमोक्रेटिक कहते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जानने की जरूरत है, बेसिक आपको समझना चाहिए, और इससे रिलेटेड केशवानंदन भारती केस आप लोग को याद होना चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है आपकी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1946 में बनाई गई है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में भी आपकी क्वेश्चन आ चुकी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ इस तरीके की कैबिनेट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने पावर को शेयर किया गया था, वो भी सेंटर में। सेकेंड है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्ड है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो फंक्शन की थी जब तक इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सॉवरेन रिपब्लिक नहीं बन गया था तब तक। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट ज़रा गौर फरमाइएगा, क्या ऐसा था क्या कि इंटरिम गवर्नमेंट तब तक बनाया गया था जब तक इंडिया यहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नहीं बन गई थी? तो बिल्कुल वाहियात सी स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ से सी और डी हटा सकते हो। फिर सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोग देख सकते हो कि ये इनकरेक्ट है, इस एक्ट के द्वारा हम लोग यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं यहाँ पे फंक्शन करती थी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है यहाँ पे सिर्फ इस तरीके की कमेटी थी जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है अपने पावर को सेंटर में शेयर किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी बी हो जाएगी। आइए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं।
सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लीड किया गया था। ये मात्र एक तरीके की कैबिनेट थी। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे ग्रेट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी से वो फंक्शन करते थे और पावर में तब तक रहे जब तक ब्रिटिश रूल ख़त्म नहीं हो गया। इसके बाद जो है ये डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को इसके बाद जो है ये सक्सीड कर रहे थे। इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फंक्शन की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 की है, तो उसके द्वारा यहाँ पे इसको फंक्शन किया गया था। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसके बारे में, उस नाम के बारे में आपको बतानी है। ओके, सो आज की क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होती है। आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल होती है, अच्छी लगती है, तो बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।